गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसमें पॉलिटी का यानी इंडियन पॉलिटी का यह तीसरा वीडियो होगा। यानी इससे पहले पॉलिटी के 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं और उससे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर पर्यावरण से संबंधित और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब संबंधित वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संसद से शुरू करते हैं। संसद से संबंधित कुछ आर्टिकल है, थोड़ा देख लेते हैं। 79 में क्या है, संसद का गठन। संसद का गठन यानी पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो 79। 80 में क्या है, राज्यसभा, इसको अपर हाउस कहते हैं। और 81 में लोकसभा यानी लोअर हाउस। 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ये आर्टिकल नंबर 82 में दिया हुआ है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन यानी परिसीमन की बात करता है। 83 संसद के सदनों की अवधि, संसद या पार्लियामेंट है तो उसके जो सदन है 2 सदन, एक लोकसभा और राज्यसभा, यह अवधि दिया हुआ है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता यानी एलिजिबिलिटी, योग्यता की बात करता है। 84। 85 में क्या है, संसद के सत्र यानी उसका सत्र, प्राय सुनते हैं होइएगा, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र भी होता है। तो वही सत्रावसान यानी सत्र जब खत्म होगा तब, और विघटन यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का विघटन होता है। 86 में क्या है, राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। आर्टिकल 86। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष पहली बैठक को लोकसभा के या संसद की, चाहे जो नई निर्वाचित सरकार होगी उसकी जो पहली बैठक होगी उसको संबोधित करते हैं। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण है। आगे देखते हैं 88। तो 88 में क्या है, और आर्टिकल नंबर 88 देखिए, यह क्या है, तो सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो कहाँ है, तो आर्टिकल 88। तो 88 किससे संबंधित है, महान्यायवादी से। और जो कौन है अभी, के वेणुगोपाल। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति और सभापति यानी हरिवंश नारायण, तो वहाँ उनके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 89। 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। आर्टिकल 90। 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो 91। और 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। ऐसा थोड़े है कि उनके खिलाफ उनको हटाने के लिए संकल्प पारित किया जाए या विचाराधीन हो और उस की अध्यक्षता वो खुद करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो कहाँ लिखा है, तो आर्टिकल 92 यानी आर्टिकल 92 में। और 93 नंबर क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में, अनुच्छेद 93। 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, तो 94 नंबर अनुच्छेद में। आर्टिकल 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति 95 में है। और 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना, यह 96 में है। और राज्यसभा वाला कितने में था, तो 92 में था। आगे देखिए 97 नंबर में क्या है, तो आर्टिकल 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, यानी राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, उपसभापति वाइस चेयरपर्सन, वहीं अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का ब्यौरा दिया गया है। और 98 में संसद का सचिवालय 98। 99 सदस्यों द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञा, पहले वेतन लेंगे 97, और 99 में क्या करेंगे वे लोग, तो सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, मतलब कि अब शपथ लेकर या प्रतिज्ञा लेंगे। और 100 दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। तो 100 में लिखा हुआ है कि कोई खाली है फिर भी, यानी कोई पद रिक्त है फिर भी संसद चलेगा। 101 स्थानों का रिक्त होना। 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएँ,
मतलब अयोग्यता की बात हो रही है। और 103 तो सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, यानी 102 और 3 एक ही संबंध समझेंगे कि एक ही मैटर से योग्यता रखता है, यानी कि दोनों में क्या है तो संसद सदस्यों के लिए निरर्हताएँ और उनके अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। और 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहरत न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी संसद में बैठने तथा मतदान करने पर दंड, यानी वे अयोग्य हैं, संसद के सदस्य नहीं हैं, फिर भी अगर वो संसद में बैठ गए तो क्या लगेगा, 1 दिन का 500 रुपया जुर्माना लगेगा। आगे देखिए कुछ की पॉइंट है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है तो उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष किसको तो अध्यक्ष महोदय को। संविधान के अनुच्छेद 182 यानी 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है तो 1971, अभी बहुत पुराना है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित होता है, बाहरी नहीं बन सकता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, यानी कि राज्यसभा के पास पावर है स्पेशल, तो आर्टिकल 249 है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है, चौथी अनुसूची में तो इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है, किसमें तो चौथी अनुसूची में। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 यानी 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों यानी प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है, ये सब दिया है स्पेशल राइट्स आर्टिकल 105 में। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल संख्या के कितना से 1/10% होना चाहिए, यानी कि अगर कल्पना कीजिए कि यानी संसद में कितना है 552 लोग रहते हैं, अगर 55 व्यक्ति हैं तभी संसद चल सकता है, नहीं तो ना चलेगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने के लिए यानी एमपी के चुनाव के लिए तो 25 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 253 है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित किए जाते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत है तो 2026 तक। भारतीय चुनाव आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, और राज्य चुनाव आयोग तो राज्य में क्या चुनाव होगा तो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम और पंचायत के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी तो 31 संविधान संशोधन यानी 31वें संशोधन द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं तो वह एमपी है, यहाँ पर 6 सीटें हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 अंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है तो राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है तो 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है 545 वर्तमान में। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से हैं तो वह है महाराष्ट्र, वहाँ से 48 और यूपी से 80। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित यानी समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तो वह लद्दाख है। भारतीय संचित निधि
पर भारित व्यय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह कहाँ मिलेगा आपको? संचित निधि आर्टिकल 266 और आकस्मिक फंड 267। तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय कहाँ भारित होगा? संचित नीति यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, वेतन नहीं पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए, वो सब किस पर भारित होगा? तो भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि पर, जो कहाँ है? तो 266 नंबर। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य तक। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा हटाएगा। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2। लोकसभा में बिहार के यानी को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों की आवंटित सीटों के योग के बराबर है? यानी बिहार में 40 है तो ऐसे राज्य निकालिए जिनका योग बराबर हो जाए बिहार को जोड़ देने पर। यहाँ दिया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। प्रायः यह सबसे अनुभवी लोगों को ही बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करेगा? जब मैच बराबर हो जाए, टाई हो जाए। मतलब किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। कौन? तो लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होगा? तो 1 वर्ष। कोई भी समिति है उसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधान सभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25। लोकसभा से 15 और राज्य से 10। संसद में सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाए तो वह नॉन गवर्नमेंट यानी गैर सरकारी विधेयक यानी इसको कहेंगे प्राइवेट विधेयक है। प्रत्येक वित्त विधेयक क्या है? धन विधेयक नहीं है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है। मतलब वित्त विधेयक यह हो गया और धन विधेयक इतना बड़ा, यानी प्रत्येक वित्त विधेयक यह क्या है? धन विधेयक नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा। तो धन छोटा है, वित्त विधेयक बड़ा हो गया, यानी धन विधेयक छोटा है यानी धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, लेकिन कोई जरूरी ना है कि वित्त विधेयक यह धन विधेयक हो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री, उनका नाम था नरगिस दत्त, जो राज्यसभा सदस्य बनी थी, संजय दत्त की माँ। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वही थे जीवी मावलंकर। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष याद कीजिए मीरा कुमार। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक कैसे पेश होगा? तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
यह सब हम लोग देख चुके थे। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और भारत के राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते वह भारित नहीं होता है। संसद विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में ही धन विधेयक लाया जाएगा। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व यानी उससे पहले। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र में संसद में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में विधानमंडल के अध्यक्ष इसका निर्णय लेते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का। लोकलेखा यानी लोकानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो यह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। प्रायः इसका उपयोग कब किया जाता है? जब संसद में अल्पमत की सरकार हो यानी वो बजट पास नहीं करा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यानी वोट होने से पहले। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखिए। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना है, तो देख लेते हैं। साधारण विधेयक किधर है? ऑर्डिनरी बिल। और धन विधेयक यानी मनी बिल। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जाता है, किसको? साधारण बिल। लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा, साधारण बिल इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल में राज्यसभा को पावर नहीं है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, साधारण विधेयक। वहीं मनी बिल को मात्र 14 दिनों के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किसको? साधारण विधेयक। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए, साधारण विधेयक दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। जबकि धन विधेयक, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तब। और धन विधेयक, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे नौवां देखिए, यानी साधारण विधेयक, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। लेकिन धन विधेयक, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। धन विधेयक एवं साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के मैटर पर ही बुलाई जाती है। प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है? तो केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक यानी लीगल बिल सदन के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सदन के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है, साधारण और वित्त, मनी नहीं।
संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 माह का। आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने अवधि तक रोक सकती है? तो मात्र 14 दिन। उसके बाद उसको पास हुआ मान लिया जाता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी की बात है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें दिल्ली से 3 और पांडिचेरी से 1 सदस्य चुनकर यानी मनोनीत होकर आते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक, डाउरी एबोलिशन बिल, वर्ष 1961 की बात है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। संसद यानी विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहे। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के हो जाने पर वह वोट दे सकता है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो भारतीय संसद की संप्रभुता तो प्रमुख कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो 0 आवर भारत की देन है। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर यानी प्रश्न काल। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य तो 22 होंगे, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अभी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 हो सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय
कि न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट तो संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सामान्यतः उच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थल पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वह है आर्टिकल 134। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात है। तो देखिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 124। 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। 126। 127 में क्या होगा? एडहॉक जस्टिस मतलब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, यानी आवश्यकता पड़ने पर टेम्पररी कोई किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 128। 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। और 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। आर्टिकल 130। और 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन का विवरण है। 131 में। 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति यानी स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 136। 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों के पुनर्विचार यानी रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 137। आर्टिकल 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। आर्टिकल 143 में क्या है? राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 143। 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 145। आर्टिकल 146 में क्या है? के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 146। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। क्या है यह? तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 की बात है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो आर्टिकल 137 यानी वो अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा संरचना के सिद्धांत का स्रोत है तो न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन यानी फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां यानी उनको क्या क्या पावर है, प्रिविलेज की बात हो रही है। तो देखिए आर्टिकल 121
इसके अंतर्गत क्या होगा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा न होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। कहाँ, तो आर्टिकल 121। न्यायालय की अवमाननाएं बार बार चर्चा में रहता है, तो देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है। यानी अब कोर्ट का बात ना मानिएगा तो कोर्ट केस कर देगी। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। यह आर्टिकल के 124 के साथ में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय के से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा कब मिला, तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो आर्टिकल 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक संवैधानिक विषय, दूसरा सिविल विषय, तीसरा आपराधिक विषयों और चौथा विशेष अनुमति। तो देखते हैं। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 132 के अधीन की जा सकती है। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें 133, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें 134 और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें 136 के अंतर्गत आती हैं। याद कर लीजिए, 32, 33, 34 एंड 36। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए, 10 वर्ष। न्यायिक पुनर्वालोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है, रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक करार दे सकता है। भारत के न्यायालयों में से किन्हें या किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। लोकहितवाद यानी IPIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना का उद्गम किस देश से माना जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य है, यानी वह भी क्या हो गया, एक साबुत हो गया, और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। याद कर लीजिए। आगे देखिए। मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी की जा सकती है। इसके बाद क्या है, अब राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित भी हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।